जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी मेंस 2023 के लिए ये क्लास चल रही है। ठीक है, ये 8वां वीडियो है इसका, इस सीरीज़ का। अगर आपने इसके पहले 7 वीडियो जो हैं उनको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी दी हुई है, आप उसको देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैंने उसमें करवाए हैं। ठीक है, कुछ PYQ हैं, कुछ नए हैं। तो ये GS और 5 बेसिकली इन्हीं से मैं प्रश्नों को उठा रहा हूँ, GS और 5 6। ठीक है, 5 और 6 के लिए। ठीक है, इनको हम बेसिकली प्रश्नों के माध्यम से हम सिलेबस को भी कवर करेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि शानदार उत्तर कैसे लिखते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम अपने उत्तर में वैल्यू एडिशन करें, क्या चीज़ डालें उसमें, कैसे मैप्स बनाएं, कैसे डायग्राम बनाएं, कैसे उसमें फैक्ट्स लिखें। ठीक है, क्या उसकी जो प्रासंगिकता है वो आज के करंट से उसको लिंक कैसे करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, आप इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। तो इसको देखिए, आप लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है आप देख रहे होंगे, मैंने इसके पहले वाले जो क्लास में वीडियो में बताया था प्रश्न, वो प्रश्न में मैं पहला प्रश्न जो था वही करवाया था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है यहाँ पे मैंने दूसरा प्रश्न लिया है। क्या लिया है कि उत्तर प्रदेश में किन स्थलों या स्थानों पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। तो बताइए, आपको विवेचना करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार था। ठीक है, चलिए प्रश्न को हम देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपको समझ में आ गया। देखिए, कोई भी प्रश्न पढ़ना है तो दो तीन चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। क्या? पहली बात तो आपको देखिए कि उसमें कितने टाइप मतलब पूछा है, कितना पार्ट है उसमें। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही पार्ट है, इसमें कोई आपको बहुत भारी भरकम चीज़ें नहीं पूछी हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, एक ही पार्ट है। फिर प्रश्न पढ़ने के बाद आपको इमीडिएट ये सोचना है कि क्या मैं इसमें मैप बना सकता हूँ, तो एग्जैक्टली आप इसमें मैप बना सकते हैं। ठीक है, और बनाना ही है आपको मैप। ये आपको प्रश्न पढ़ने के साथ ही सोचना है, और ये कब आएगा? ये प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगा ये चीज़ें। कई लोग ये सोचते होंगे कि हम मतलब लिख लेंगे, हम बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत चीज़ें हैं, हम लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है मित्र। आप जब तक जो है चीज़ों को प्रैक्टिस में नहीं ले आएंगे तब तक आप नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक किसी ने बहुत खूब कहा है कि प्रैक्टिस कैन बीट इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कि आपके पास बहुत बुद्धिमत्ता है, बहुत ज्ञान है, लेकिन आप अभ्यास से भी उसको हरा सकते हैं। ठीक है, तो अभ्यास कीजिए, लिखने का अभ्यास कीजिए, कैसे भी लिखिए, अभ्यास कीजिए। ठीक है, बिना लिखे हुए आपका काम नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये जनरल सी चीज़ है कि आपको इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूज़न, ये 3 चीज़ ज़रूर होना चाहिए आपके उत्तर में। ठीक, तो ये चूँकि ये मैंने नहीं लिखा है, मैंने लिखा है लेकिन वो उसमें थोड़ा काट छाट ज़्यादा कर दिया था मैंने, तो उस चीज़ को मैं इसमें आपको नहीं ले आया। ठीक है, लेकिन आप लिखिए, अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको लिखिएगा और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको इंक्लूड करिएगा। ठीक है, तो देखिए, इन्होंने इससे पहले भी मैं बताया हूँ और फिर दोबारा पता नहीं जाने कितनी बार इस चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ कि कोई भी उत्तर अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। आप उसको बहुत अपने तरीके से बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, एक ही उत्तर को अगर 100 लड़के लिख रहे हैं, 100 छात्र लिख रहे हैं या 1000 छात्र लिख रहे हैं, तो ये समझ चलिए कि आपको 1000 टाइप के वो मतलब प्रारूप मिलेगा। ठीक है, कोई फैक्ट्स ज़्यादा लिखेगा, कोई डायग्राम ज़्यादा बनाएगा, कोई फ्लो चार्ट ज़्यादा बनाएगा, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो अब ये जो मॉडल आंसर है, इसको आप एकदम मतलब ये मत मान के चलिए कि नहीं ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है। आप अपने हिसाब से लिखिए और बेहतर लिखिए। ठीक है, तो ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस बार भी बता दिया मैंने आपको। तो देखिए, इन्होंने सीधे सीधे यही बना दिया, इसमें सीधे सीधे ये फ्लो चार्ट ही बना दिया। तो ऐसा नहीं करना है आपको बताना है। चाहे आप शुरू करिए कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, वो थोड़ा सा बता दीजिए इंट्रो में। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता सकते हैं कि जैसे मतलब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल जिसमें आप चीज़ों को पुरातात्विक साक्ष्यों से ही पता चलता है आपको। ठीक है, उसके बारे में आपको कहीं लिखित रूप में नहीं मिल रहा है। कहीं जैसे मध्यकालीन या फिर पूर्व मध्यकालीन या फिर आधुनिक काल, इनके बारे में पढ़ते हैं तो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो उनके बारे में पता चलता है हमें। ठीक है, लेकिन लिखित रूप में प्रागैतिहासिक काल में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, वहाँ से आपको जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो मृदभांड मिले हों, सिक्के मिले हों, और वहाँ हड्डियों से निर्मित जो है आभूषण मिले हों, हथियार, अस्त्र शस्त्र जो भी मिले हैं,
उन्हीं से आप उस समय का पता लगाते हैं कि कैसी उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति रही होगी, क्या रहा होगा। ठीक, तो वो होता है प्रागैतिहासिक काल। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है कि उस कालखंड से है जिसके बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से ही पता चलता है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। तो ये एक इंट्रो हो गया। ठीक है, इंट्रो बता दिया मैंने आपको, नोट कर लिया आपने। ठीक, वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके देख लीजिएगा, 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो ये इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया है ना, वो आप बनाने से पहले, ये तो उत्तर प्रदेश का बता दिया उन्होंने, लेकिन उसके पहले आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे वो इंट्रो लिखा आपने, फिर उसके बाद प्रागैतिहासिक काल दिखा दीजिए उसमें, प्रागैतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक लिख के इसको ऐसे करिए, इसमें 3 वो बताइए आप क्या चीज़, जैसे पुरापाषाण काल, ठीक है, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये बता दीजिए। ठीक, अब ये इन्होंने वही चीज़ किया है, तो ये वाला आप सेम चीज़ वहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही जो फ्लो चार्ट इन्होंने बनाया है, सेम ऐसे ही फ्लो चार्ट आपको भी बनाना है। ठीक है, पुरापाषाण काल में भी 3 दिखाना है आपको, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण, ये तीनों दिखाना है। ऐसे ही जो चीज़ें लिखी हुई हैं ऐसे ही दिखा दीजिए आप। अब ये जो इस काल के स्थल हैं, अगर आप इनको यहाँ भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा पता चल जाएगा कि कहाँ क्या कौन कौन से मिले हैं। जैसे पुरापाषाण काल से अगर देखा जाए तो जो पुरापाषाण काल है, इसके 44 स्थल लगभग यूपी में मिले हैं, तो ये भी आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल में जैसे ये बेलन घाटी है, अब बेलन घाटी को आप यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि बेलन घाटी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थल है, ठीक है, जो कि आपको वहाँ पे पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण से लेकर के और नवपाषाण काल तक के जो साक्ष्य हैं वो वहाँ से, मतलब एक उनका अनुक्रम प्राप्त होता है, उपकरणों का एक अनुक्रम प्राप्त होता है। तो अगर आप प्रत्येक जगह, यानी कि हर जगह बेलन घाटी लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ सभी चीज़ें मिली हैं। मैंने बताया ना कि आपको निम्न पुरापाषाण से लेकर के नवपाषाण तक के जो एक मतलब साक्ष्य हैं वो सब प्राप्त हुए हैं वहाँ पे। तो फिलहाल जैसे अगर आपको पता है तो एक ही जगह लिखिए, 2 ही जगह लिखिए। जैसे यहाँ पे निम्न पुरापाषाण काल में लिख दिया कि बेलन घाटी, ठीक है, ये हो गया। फिर मध्य पुरापाषाण में आपका कालपी हो गया, चकिया हो गया, सिंगरौली हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर ये बेलन घाटी लिख दिया हुआ है। तो ये इसीलिए मैंने बोला कि लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, 1-2 और पता हो और उसके साथ ही बेलन घाटी भी लिख सकते हैं। फिर उच्च पुरापाषाण काल में लोहदा नाला हो गया, चौपानी मांडो हो गया। ठीक है, चौपानी मांडो में जो पशुओं के जीवाश्म वगैरह मिले वहाँ पे। ठीक है, फिर आप ये मध्यपाषाण काल में आइए। मध्यपाषाण काल में प्रमुख स्थल जैसे सरायनहर राय हो गया, महदहा, दमदमा, ये तीनों प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं। फिर चौपानी मांडो आपका इधर प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर नवपाषाण काल में आइए। नवपाषाण काल में कोल्डिहवा, चौपानी मांडो, खैराडी, लहुरा देव, है ना, संत कबीर नगर, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थान प्राप्त हुए हैं। तो ये जैसे आपने बना दिया फ्लो चार्ट, उसके बाद यहीं पे साइड में, चूँकि ये बताया नहीं है, लेकिन यहीं पे एक साइड में आप मैप बनाइए। ठीक है, आप इसको मैप बनाइए, उत्तर प्रदेश का मैप बनाइए। ठीक, उत्तर प्रदेश का मैप, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, मतलब सेकंडों में बन जाना चाहिए ऐसे। ठीक है, फिर आप इसको जो जितने भी स्थल जहाँ जहाँ मिले हैं उनको आप दिखा के पूरा लिखिए, बाकायदा बताइए उसको। यहाँ पे कोल्डिहवा, यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली आप उस चीज़ को बता सकते हैं कि यहाँ पे कोल्डिहवा है, यहाँ पे संत कबीर नगर में ये मिला, चौपानी मांडो यहाँ है, सिंगरौली, चकिया, कालपी, मतलब अलग अलग जगह पे उसको दिखाना है। तो आप दिखा देंगे तो वो आपका मान के चलिए कि 0.5 नंबर आपका एक्स्ट्रा मिल सकता है उसमें। ठीक, तो ये याद रखिए। अब इन्होंने जो आगे शुरुआत किया है इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने बताया आपको, इतना जो फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट में ही आप आगे इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। इन्होंने क्या करा कि अलग अलग जगहों पे जो जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उन चीज़ों के बारे में बता दिया। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि मानव सभ्यता का आरंभ पाषाण काल से हुआ था तथा उत्तर प्रदेश के क्रमबद्ध विकास की शुरुआत जो है वो पाषाण काल से ही मानी जाती है। तो इसमें 3 इन्होंने बता दिया ये चीज़। ठीक है, तो ये बता दिया। उसके बाद पुरापाषाण काल के कई स्थल प्राप्त हुए, कहाँ कहाँ प्राप्त हुए वो चीज़ इन्होंने इसमें लिख दी। ठीक, मध्यपाषाण काल में उपकरणों की खोज के बारे में इन्होंने बता दिया, ज़रूरी नहीं है, ये बताना है तो बता सकते हैं आप, याद रहे तो लिख दीजिए कि सर्वप्रथम कार्लाइल ने 1867 में उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र से की थी। ठीक है, तो मध्यपाषाण काल में लिख सकते हैं कि अगर याद रहे तो लिख दीजिए, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, याद रहेगा तो अच्छा पॉइंट बन जाएगा आपका कि कार्लाइल महोदय ने किया था 1867 में सबसे पहले। सरायनहर राय, दमदमा, मैदहा, ये सब है ना, चौपानी मांडो, इनके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मिली हैं।
जैसे आप यहाँ पे जो फ्लो चार्ट बनाया है वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, और नहीं तो आगे थोड़ा थोड़ा जानकारी दे सकते हैं कि दमदमा, चौपानी, मांडो इन सब में क्या मिला है। लेखहिया भी है एक मध्यपाषाण कालीन जो ये है ना, जहाँ पे 17 नर कंकाल मिले हैं, तो लेखहिया का भी जिक्र किया करिएगा आप, ठीक है। जो मध्यपाषाण काल में आप दिखाएंगे तो लेखहिया भी वही उसी का है, उसी कालीन का है ये, ठीक है, मध्यपाषाण काल का, तो उसको दिखा दीजिएगा। सींग, हड्डियों के सींग निर्मित जो भी औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, समाधान की तकनीक के बारे में बता दीजिएगा, स्तंभगर्त, ये सब के बारे में बताना है। आप जैसे लिखिए, ये जैसे लिखा है इन्होंने ना, तो ये गर्त, चूल्हा, मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य, ये सब आपको उसमें लिखना पड़ेगा, थोड़े थोड़े चीज़ों को बताना पड़ेगा। फिर नवपाषाण काल में आ जाइए, तो जैसे ये आप फ्लो चार्ट बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको। और इसके बाद चीज़ों को आप जैसे इन्होंने किया ना कि सबसे पहले पूरा पाषाण लिखा, तो आप भी वही डालिए पूरा पाषाण। फिर पूरा पाषाण में ये सारी चीज़ें एक साथ लिख दीजिए, हेडिंग डाल के, हेडिंग डालिए। फिर मध्यपाषाण काल हेडिंग डालिए, उसको अंडर उसमें कीजिए ब्रैकेट में, ठीक है, खोपचेम बंद करिए उसको। फिर उसके बाद नवपाषाण में आइए, नवपाषाण में भी आप उसको खोपचेम बंद करिए। फिर उसके बाद उसके जो ये चीज़ें हैं, मतलब उसकी विशेषताएँ, कहाँ क्या प्राप्त हुआ है, उनके जगह मतलब स्थलों के नाम लिखिए, वहाँ पे क्या चीज़ें मिली हैं। अगर एक दो चीज़ें याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो लिख दीजिए। और मैप ज़रूर बनाइएगा, ठीक, मैप भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आपको याद रहे तो ये भी ज़रूर लिखिएगा कि ताम्रपाषाण काल के भी स्थल मिले हैं, जैसे नरहन, खैराड़ी है ना, झूसी में, ये सब लिख सकते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल हैं उनकी भी प्राप्ति हुई है, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। अब उसमें आपने लिख दिया मेन बॉडी में, इंट्रो हो गया, मेन बॉडी हो गया। आप कंक्लूज़न में लिखिए। कंक्लूज़न देखिए, जो टॉपिक है उसको अगर आप करंट से जोड़ के लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जनरल वे में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो जैसे अब चूँकि ये आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट हो गया, ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट हो गया, तो इसमें आप बहुत कुछ नहीं लिखना है। इसमें जैसे इन्होंने लिखा है कि विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की प्राचीनता प्राचीन पाषाण काल से लेकर के पाषाण काल के कई प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, ठीक है, जो प्राचीन इतिहास को एक क्रमबद्धता प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि पूरा पाषाण से लेकर के आपको नवपाषाण तक के स्थल मिलते हैं और ये एक क्रमबद्धता दिखाई पड़ती है, तो वो चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। बाकी अलग अलग तरीके से निष्कर्ष लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल के सभी चरणों के जो स्थल हैं वो पाए जाते हैं, और इन स्थलों के माध्यम से मानव विकास के जो मानव जीवन का जो विकास क्रम है उसको समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से भी आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न मैं करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में वो आप लिख लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। लिखिए, उत्तर प्रदेश में प्राचीन महाजनपद काल के कितने महाजनपद स्थित थे। यानी कि प्रश्न हो जाएगा आपका, प्राचीन महाजनपद काल के कितने महाजनपद, ये प्री का भी क्वेश्चन है। महाजनपद आपको नाम याद होने चाहिए। महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न लिख लीजिएगा आप। वीडियो को एक बार पीछे करके थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ठीक है। प्राचीन महाजनपद काल के कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक। ये प्रश्न अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। आप लिखने का अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस, पहले ने कहा था ये, ठीक। याद रखिएगा, ये मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों को याद दिलाने के लिए, ठीक। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।